अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज हम एक सब्ज़ी फ़रोश के वाक़े का तज़किरा करने जा रहे हैं। ये सब्ज़ी फ़रोश एक गरीब से इलाके में रहता था। इसका मकान सिर्फ एक कमरे पे मुश्तमिल था। ये, इसकी बीवी और 5 बच्चे उसी एक कमरे में रहा करते थे। वहीं सोते थे, वहीं जागते थे। वही उनका टीवी लॉन्च था, वही उनका बेडरूम था और नाजरीन वही एक कमरा उनका किचन भी था। ये सब्ज़ी फ़रोश उसी इलाके में एक सब्ज़ी की छोटी सी दुकान भी चलाता था। वो इलाका क्योंकि गरीबों का इलाका था तो वहाँ पे सेल भी कम हुआ करती थी और सब्ज़ी फ़रोश के लिए प्रॉफिट मार्जिन भी बड़ा कम था। वो थोड़े बहुत पैसे कमाता था और उसी से घर का गुजारा भी होता था। बाज़ औक़ात ऐसे होता कि सब्ज़ी बच जाया करती तो वो दुकान की वही सब्ज़ी उठा के घर ले आता, जिसे उसकी बीवी पका के बच्चों को देती और वो पूरा ख़ानदान सब्र शुक्र के साथ वो सब्ज़ी खाया करते थे। नाजरीन, वो बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। उनके मोहल्ले वाले भी उनकी बड़ी इज्जत किया करते थे कि सब्र शुक्र करके अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है और अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों पे राज़ी है। लेकिन नाजरीन, फिर एक दिन एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने इस पूरे ख़ानदान की तकदीर ही बदल के रख दी। सब्ज़ी फ़रोश घर नहीं पहुंचा था। रात काफ़ी हो चुकी थी। माँ बच्चे इंतज़ार कर रहे थे। बच्चे तो इंतज़ार करते करते सो गए थे। अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई। माँ ने जाके दरवाज़ा खोला तो वो देखकर हैरान हो गई। आगे कुछ पुलिस वाले खड़े हुए थे और पुलिस वालों के पीछे एक एम्बुलेंस थी। एम्बुलेंस का दरवाज़ा खुला और एम्बुलेंस से एक लाश बाहर निकाली गई। वो कोई और नहीं, उसके बच्चों का बाप था, उसका शोहर था। नाजरीन, सब्ज़ी फ़रोश एक ट्रैफिक हादसे में जा बहाक हो गया। पुलिस ने वो लाश खानदान वालों को दी और वहां से चली गई। नाजरीन, मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए, उनके रिश्तेदार भी आए। कफन दफन का इंतजाम किया गया। अगले दिन सुबह सुबह सब्जी फरोश को दफना भी दिया गया। लेकिन नाजरीन, अब उस औरत के लिए और उसके बच्चों के लिए जिंदगी तो बेरंग हो चुकी थी, क्योंकि इनका बाप ही तो था जो घर के खर्चे उठाता था, जो मेहनत मुशक्कत करता था, इनका पेट पाल रहा था और इन्हें पढ़ा लिखा रहा था। अब इनका खर्चा उठाने वाला और कोई नहीं था। बड़े बेटे की उम्र 15 साल थी। माँ ने फैसला किया कि इसको स्कूल से उठाएगी और सब्जी की दुकान पे भेज देगी। आज से ये घर के खर्चे उठाया करेगा। बड़े बेटे को स्कूल से उठा लिया गया, उसको दुकान पे भेज दिया गया। अब वो जाता, सब्जी बेचता, जो पैसे आते वो आके अपनी माँ को देता, जिससे घर के खर्चे चल रहे थे। लेकिन अब घर में वो रौनक नहीं थी, वो बच्चों के चेहरों पे वो मुस्कुराहट नहीं थी। इसी तरह वक्त गुजरता गया। 3 साल गुजर गए। अब उस लड़के की उम्र 18 साल हो चुकी थी। नाज़रीन, ये वाकया जो मैं आपको सुना रहा हूँ इसका ताल्लुक मुल्क इराक से है। उन दिनों इराक में फौजी ट्रेनिंग लाजमी हुआ करती थी। हर नौजवान जो 18 साल की उम्र का हो जाता था उसे फौज में जाके ट्रेनिंग करना पड़ती थी और इस ट्रेनिंग के दौरान फौज कोई पैसे भी नहीं दिया करती थी। अब ये नौजवान क्योंकि 18 साल का हो चुका था तो फौज वाले इसको लेने आ गए। ये नौजवान फौज के साथ तो चला गया, लेकिन अब घर में एक नई मुसीबत आ चुकी थी कि अब घर के खर्चे कौन चलाएगा, क्योंकि पहले यही बेटा सब्जी की दुकान चला रहा था जिसकी वजह से घर के खर्चे पूरे होते थे। अब माँ ने सोचा कि क्यों ना वो छोटे बेटे को स्कूल से हटा ले और उसे सब्जी की दुकान पे भेजे। फिर उसने सोचा कि इसका क्या फायदा होगा। पहले एक बेटे को स्कूल से हटा चुकी हूँ, उसे सब्जी की दुकान पे लगाया था, अब दूसरे को भी तालीम से हटा लूं। उसने सोचा कि क्यों ना वो अपने घर को फरोख्त करे और उससे जो पैसे आएंगे वो फौज के अकाउंट में जमा करवा देगी, क्योंकि 4000 दिनार की रकम जमा करवा के कोई नौजवान फौजी ट्रेनिंग से इस्तिस्ना हासिल कर सकता था। उसने सोचा वो अपने पहले ही बेटे को वापस बुला लेती है। उसने घर के कागजात इकट्ठे किए, प्रॉपर्टी डीलर के पास गई, उस घर को फरोख्त करने के लिए लगा दिया। कुछ ही अरसे में, कुछ ही दिनों में वो घर फरोख्त भी हो गया। अब इस औरत को जितने पैसे मतलूब थे उसे वो भी मिल गए। अब बेटे को गए तकरीबन 29 दिन हो चुके थे और 30 दिन के अंदर अंदर आपने वो रकम जमा करवानी होती थी। अब इसे उस शहर जाना था जहां इसका बेटा मुकीम था, फौजी ट्रेनिंग कर रहा था। अब ये औरत फौरन बस स्टेशन गई, उस शहर जाने वाली बस की टिकट ली जहां इसका बेटा फौजी ट्रेनिंग कर रहा था। इसे सुबह तक ये रकम अपने बेटे को भी पहुंचानी थी ताकि वो बैंक अकाउंट में जमा करवा सके। नाज़रीन, उसने बस की टिकट ली और बस में जाके सवार हो गई। काफी देर तक तो इंतजार करती रही, लेकिन कोई और मुसाफिर ना आया। रात हो चुकी थी। अब मजीद किसी और मुसाफिर के आने की उम्मीद भी नहीं थी। उस औरत ने बस ड्राइवर से कहा कि वो बस को ऐसे ही चला दे कि बस की सारी सवारियों के पैसे खुद अदा करेगी। ड्राइवर को तो सिर्फ पैसों से गर्ज थी। उसने बस चला दी। रास्ते में बातों ही बातों में उसने इस बूढ़ी औरत से ये उगलवा लिया कि वो किस लिए दूसरे शहर जा रही है। उसे ये पता चल गया था कि अब इस औरत के पास 4000 दिनार की एक बड़ी रकम मौजूद है। बस ड्राइवर ने एक वीरान और सुनसान इलाके में अपनी बस को खड़ा किया। इस औरत से कहा कि ये बस से उतरे। जैसे ही ये औरत बस से उतरी, उस बस ड्राइवर ने खंजर का वार करके उस औरत को जख्मी कर दिया और 4000 दिनार की रकम उस औरत से छीन ली और उस औरत को वहीं पास रोड साइड पे ही फेंक के आगे चला गया। नाजरीन, वो खाली बस को लेके दूसरे शहर पहुंच गया।
اور बस स्टेशन में जाके खड़ा कर दिया ताकि किसी को उस पर शक ही ना हो, क्योंकि अक्सर ऐसा हुआ करता था कि बस जब बस स्टेशन पे पहुंचती थी तो वो खाली होती थी, क्योंकि सवारियां पीछे ही उतर जाया करती थी। आज भी ऐसे ही हुआ, जब इसकी खाली बस स्टेशन में पहुंची तो किसी को इस पे शक ही ना हुआ। लोगों ने सोचा कि सवारियां पीछे ही कहीं उतर गई होंगी। इसने अपनी बस को दोबारा स्टैंड में लगा दिया, उस शहर जाने के लिए जहां से ये आया था। कुछ ही देर में इसकी बस दोबारा सवारियों से भर चुकी थी। इसने बस को दोबारा से रवाना किया उस शहर जाने के लिए जहां से ये आया था। रास्ते में इसे ख्याल आया कि उस जगह पे रुकता है और देखता है कि वो बुढ़िया जिंदा है या मर गई। इसने उस जगह पे अपनी बस को खड़ा किया, टॉयलेट का बहाना बनाया और बस से उतर गया। इसने जाके देखा कि बुढ़िया तो अभी भी रोड साइड पे ही पड़ी तड़प रही थी। इसने करीब ही पड़े एक पत्थर को उठाया और उस बुढ़िया को मारने लगा कि साथ ही उस पत्थर के नीचे से एक सांप निकला जिसने इसे डस लिया। इसने ऊंची ऊंची चीखना शुरू कर दिया। बस की सवारियां दौड़ती हुई जब आईं तो उन्होंने देखा कि ये जमीन पे लेटा तड़प रहा है और साथ एक बुढ़िया जख्मी पड़ी है। बुढ़िया से पूछा गया तो बुढ़िया ने बताया कि किस तरह इसने मेरे से 4000 दिनार छीने हैं। बस की सवारियों ने पुलिस को फोन किया, एम्बुलेंस बुलाई गई। पुलिस ने सारे मामले की तफ्तीश की तो पता चल गया कि ड्राइवर ही था जिसने इस बुढ़िया पे हमला किया था और इसे 4000 दिनार की रकम छीनी थी। ड्राइवर ने अपना गुनाह भी मान लिया और 4000 दिनार की रकम जहां रखी थी उसका भी बता दिया। पुलिस ने वो 4000 दिनार की रकम लेके बुढ़िया को वापस दे दी। इतनी ही देर में एम्बुलेंस भी आ गई। एम्बुलेंस में इन दोनों को डाला गया और उसी शहर भेज दिया गया जहां उस बुढ़िया का बेटा फौजी ट्रेनिंग कर रहा था। बेटे को भी इतला दे दी गई थी। बुढ़िया और ड्राइवर अस्पताल पहुंच चुके थे। बेटा वहां पहले से मौजूद था। माँ ने फौरन ही बेटे को देखते ये 4000 दिनार की रकम उसे दी और कहा कि फौरन जाए और इस रकम को जमा करवा दे, क्योंकि आज रकम जमा करवाने की आखिरी तारीख थी। ड्राइवर तो सांप के जहर की वजह से जिंदा ना बच सका, लेकिन वो बुढ़िया जिंदा बच गई। कुछ दिन वहीं अस्पताल में उसका इलाज होता रहा और उसके बाद उसे वापस उसके घर मुंतकिल कर दिया गया। उसका बेटा भी वो 4000 दिनार की रकम जमा करवा के फौजी ट्रेनिंग से इस्तिस्ना हासिल कर चुका था। वो भी वापस घर आ गया था और सब्जी की दुकान चलाने लगा। इस पूरे वाकये की उनके शहर में बहुत ज्यादा शोहरत हो गई। मोहल्ले के लोगों ने पैसे इकट्ठे किए, उनका वो पुराना घर वापस खरीद के उनको तोहफे में दे दिया ताकि वो इसी घर में इसी मोहल्ले में रहे। बड़ा बेटा उसी तरह सब्जी की दुकान चलाता रहा, जबकि बाकी भाई पढ़ते रहे और पढ़ते पढ़ते उन सब भाइयों ने इतनी तरक्की की कि एक अच्छा डॉक्टर बन गया, एक इंजीनियर बन गया और एक फौज में आला ओहदे पे चला गया। अब वो सब भाई मिलजुल के एक बड़े से घर में अपनी माँ के साथ रहते थे, अपनी माँ की बहुत खिदमत करते थे और बहुत इज्जत किया करते थे। नाजरीन, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह ताला की ज़ात इंसाफ करने वाली है। उस बस ड्राइवर ने अम्मा जी के साथ जुल्म किया था, उसे उस जुल्म की सज़ा इस दुनिया में ही मिल गई और अम्मा जी और उनके बच्चे हर मुश्किल में सब्र शुक्र किया करते थे। उन्हें उनके सब्र शुक्र करने का फल भी मिल गया। उम्मीद है नाजरीन आपको आज का वाकया पसंद आया होगा। अगले वाकये तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।